2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी। कैलाश ओम पर्वत का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। भाजपा कर रही है विशाल रैली की तैयारी। कांग्रेस कल करेगी सीएम आवास का घेराव। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में होगा प्रदर्शन। आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग। 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लेंगे भाग। दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। दून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज। 3 दिन तक दून में बॉलीवुड सितारों का रहेगा जमावड़ा। प्रतिभा को मिलेगी नई पहचान। धर्मनगरी हरिद्वार में 23 सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन। देश भर के 35 ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हजारों लोग होंगे शामिल। और मसूरी बस स्टैंड के पास भूस्खलन, फंसे पर्यटक। प्रदेश के कई जिलों के लिए आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस ने पहले अंकिता भंडारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपना सिर मुंडवाया। वहीं भाजपा ने महिला अध्यक्ष के सिर मुंडवाने को मातृशक्ति का अपमान बताया है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस ने पहले अंकिता भंडारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव किया। महिला कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में शनिवार को भी सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हरीश रावत का कहना है कि सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों को जो मुआवजा राशि दी वो बेहद कम है। इसी मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हालांकि भाजपा ने हरीश रावत के इस घेराव के पीछे मीडिया में बने रहने की वजह बताई है। तब पीड़ित लोगों की सहायता करने में और उनके पुनर्वास में सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में जहाँ खेतों में पानी भरा है, बड़े पैमाने पर जो है हर गांव में भरा, बल्कि शहरों में भी पानी भरा, देहरादून में भी भरा, लेकिन वहाँ फसल नष्ट होगी, चरी की फसल नष्ट होगी, धान की फसल नष्ट होगी, गन्ने की फसल नष्ट होगी। और अब सरकार 1100 रुपया बीघा उनको मुआवजा दे रही। मांग हमारी ये है कि मुआवजा बढ़ाओ, गन्ने का खरीद मूल्य, क्योंकि देश के अंदर आप जल्दी खरीद मूल्य निर्धारित करिए और ये 450 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चीनी के दाम। अब हरीश रावत जी पे कोई विषय बचता नहीं है। समाचार पत्रों में रहने के लिए, सोशल मीडिया में रहने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम उनको करना ही करना है और हम उनके कार्यक्रम स्वागत करते हैं। उनके विषय, जिन विषयों को आज उठा रहे हैं, हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री जी ने हरिद्वार में सब विषय प्रयास करके सारा विषय सबके सम्मुख रखा है। और हरिद्वार के अंदर कोई आंदोलन नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार के प्रति। सामंजस्य, अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी जब कृषि मंत्री सब उनसे वार्ता हुई है, समाधान के रास्ते बन रहे हैं। लेकिन विपक्ष है, छपाक की बीमारी है, तो कोई भी आंदोलन करे, मैं उससे कोई आपत्ति नहीं। बता दें कि गुरुवार को भी महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो गया है, लेकिन अंकिता को अब तक न्याय नहीं मिला। सीएम आवास कूच के दौरान अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने अपना सिर मुंडवाया। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि भाजपा अंकिता के हत्यारों को बचा रही है। वीआईपी के नाम का खुलासा अब तक नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा ने महिला अध्यक्ष के सिर मुंडवाने को मातृशक्ति का अपमान बताया है। पहली बात तो हम सुबह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास
प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तो केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपमानने के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। तो इसलिए आई कि 1 साल हो गया अंकिता भंडारी के केस को। सरकार ने उस वक्त बहुत हड़बड़ी में अंकिता के मुख्यमंत्री जी अंकिता के घर गए, पूरे बीजेपी के लोग गए, हम लोग भी गए और बड़े बड़े वादे उस वक्त करें। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो अंकिता भंडारी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, तो मुझे लगा कि हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि लोग जो भूलने लग गए अंकिता भंडारी केस को, जो सरकार इस केस से सबका ध्यान हटाने लग गई है, इसके लिए क्या करें। तो सरकार को श्रद्धांजलि के रूप में कल महिला कांग्रेस ने अपने बाल मुंडवा के ये प्रदर्शन करा। सरकार को ये बताया कि इस प्रदेश की महिलाएं, इस प्रदेश की बेटियां, इस प्रदेश की बहनें कमजोर नहीं हैं। कुल मिलाकर 3 दशक के बाद एक तरफ जहां सरकार महिला आरक्षण बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की महिला नेताओं को अपना सिर मुंडवाना पड़ रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या महिला कांग्रेस के पास विरोध का कोई और रास्ता नहीं था? क्या कांग्रेस का एक के बाद एक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चुनाव की तैयारी है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर लक्सर से है, जहां धर्मनगरी हरिद्वार में 23 सितंबर को ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हरिद्वार के पंत द्वीप मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 35 ब्राह्मण संगठनों से जुड़े हजारों लोग शामिल होंगे। ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन करने वाले पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ब्राह्मण महाकुंभ के दौरान आर्थिक आधार पर आरक्षण, ब्राह्मणों को पेंशन और राजनीति में हिस्सेदारी समेत 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की जाएगी और उन मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने पर विचार नहीं करेगी तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कड़े निर्णय लिए जाएंगे। जी, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा का हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी संगठन हैं और प्रदेश के सारे 32 संगठन, यहाँ टोटल हिंदुस्तान के सारे ब्राह्मण एक मंच पर आ रहे हैं। गैर राजनीतिक तरीके से, गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है। और इसी रामनगर, इस हरिद्वार पवित्र गंगा नगरी से एक संदेश जाएगा पूरे देश में, जो सारे ब्राह्मण एक मंच पर हैं और सरकार को हमारी 11 सूत्री मांगें माननी पड़ेगी। जो ब्राह्मण महाकुंभ में ये पहली बार हमारा आह्वान है कि हम एकजुट होकर के ब्राह्मण एकता का परिचय देने जा रहे हैं, जिससे सरकार को, हम केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि समस्त जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण है, वो एकजुट है और हमारी 11 सूत्री मांग इस महाकुंभ के माध्यम से हम रखने जा रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण अधिकारों से वंचित है, हर किसी की आलोचना का केंद्र है, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी एकता दिखाएं। जैसे दूसरे समाज को, धर्म को जो है सरकार हर तरीके से फैसिलिटी दे रही है, हम अपनी इस समस्त ब्राह्मणों के, जितने भी भारतवर्ष में 35 करोड़ से अधिक ब्राह्मण हैं, उनको एक मंच पे ला करके संदेश देना चाहते हैं इस महाकुंभ से। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार के शिवलिक नगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा का उद्घाटन किया है। बता दें कि हरिद्वार में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यह पहली शाखा है और 7 करोड़ रुपए से इसकी शुरुआत की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिबन काटकर नई शाखा का उद्घाटन किया है। उन्होंने नई खुलने वाली बैंक खोलने पर बैंक प्रबंधन को शुभकामनाएं भी दी और कहा है कि नई शाखा खुलने से हरिद्वार के किसान, उद्योगपति और व्यापारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी बैंकिंग सुविधाओं का बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं बैंक प्रबंधक ने बताया कि उनकी नई शाखा में केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के तहत ऋण देने की सुविधा है और उनका प्रयास रहेगा कि हरिद्वार के लोगों को अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं दी जाएं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज के समय में भारत में उभरती हुई बैंकों में से है। हम मिड साइज बैंक हैं। हमारी पूरी भारत में लगभग 2300 ब्रांचेज हैं। उत्तराखंड की ये 16वीं ब्रांच की आज हमने उद्घाटन की है और निश्चित तौर पे उत्तराखंड के और हरिद्वार के
लोगों की सेवार्थ ये उद्घाटन हुआ है। और प्रधानमंत्री के आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए गए सारी योजनाएं, जैसे पीएम स्वनिधि, अभी विश्वकर्मा योजना का आह्वान किया है उन्होंने, तो इन सब में हमारा पूर्ण सहयोग, जनता के उत्थान में, उनके समाज के उत्थान में पूर्ण सहयोग है। साथ ही आपको जैसा हमने बताया कि आज हमारी ये शाखा 7 करोड़ के बिजनेस के साथ स्टार्ट हुई है, जिसमें 3 करोड़ का डिपॉजिट और 4 करोड़ का एडवांसेज है। यहाँ के स्थानीय जो हमारे व्यवसायी हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो फार्मर्स हैं या जो परिवहन का काम कर रहे हैं, तमाम जो व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए एक नया एक और बैंक यहाँ पर शुरू हुआ है। और जैसे यहाँ पर आज शुरुआत हुई है, कुछ लोगों के ऋण भी यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम समय में और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। मुझे भी बताया गया कि पिछले 6-7 महीने में बैंक ने एक देश में कीर्तिमान स्थापित किया है, महाराष्ट्र बैंक ने, तो इसीलिए ये सब हो पाया है कि। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां जगत गुरु भगवान श्री चंद्राचार्य महाराज की 529वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन द्वारा संयुक्त रूप से बैंडबाजों और भव्य झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में साधु संत पहुंचे। शोभा यात्रा में पहुंचे स्वामी रामदेव ने कनाडा और भारत के बीच हुए विवादों को लेकर कहा कि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिखों की परंपरा रही है, राष्ट्रीय धर्म और आध्यात्मिक धर्म पर आधारित रही है। देश की एकता, अखंडता और सनातन धर्म के लिए हमारे सिख धर्म गुरुओं ने अपना बलिदान दिया है। साथ ही कहा कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं वो सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। और सनातन धर्म पर गठबंधन के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयान पर रामदेव ने कहा कि जो सनातन का विरोध कर रहे हैं 2024 में उनका मोक्ष हो जाएगा। वहीं संसद में पास हुए महिला बिल को लेकर स्वामी रामदेव का कहना है कि मातृशक्ति को गौरव देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युगों तक याद रखा जाएगा। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक सिखों की गौरवशाली परंपरा राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म के पर आधारित रही है और देश की एकता, अखंडता, संप्रदाय के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे सभी सिख गुरुओं ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है, आहूत किया, सर्वांश दानी। ऐसे उन गुरुओं की गौरवशाली परंपरा में कुछ लोग कनाडा में, कुछ छुटपुट और ऑस्ट्रेलिया में, कुछ ब्रिटेन में वो खालिस्तान का झंडा उठाए फिरते हैं और भारत को बदनाम करते हैं। सबके सब सिख भाई वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रदाय के साथ में कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में होते हैं, उनको सिख धर्म का प्रतिनिधि नहीं मानना चाहिए। गठबंधन के जो भी लोग सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं 2024 में उनका ही मोक्ष हो जाएगा। मातृशक्ति को भी गौरव देने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विधेयक पास किया है संसद में महिला आरक्षण का, अब मातृशक्ति को भी गौरव प्राप्त होगा और ये मातृशक्ति और पूरा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री को कृतज्ञता पूर्वक युगों तक याद करेगा। ऐसा एक कालजयी कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून में सिल्वर सिटी सिनेमा हॉल में 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ फिल्मी जगत की कई हस्तियां प्रतिभाग करेंगी। फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर राजेश शर्मा ने कहा कि मुंबई से आने वाले फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर यहां के लोकल टैलेंट से 1-to-1 और डिस्कशन करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की नीतियों के लिए भी धन्यवाद दिया और कहा कि आज देश के बड़े कलाकारों का यहाँ रुझान बढ़ा है। कार्यक्रम के जरिए युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए गोल्डी मसाले के एमडी ने भी सहयोग किया है। साथ ही फिल्म फेस्टिवल की टीम को बधाई दी है। और इसकी एंट्री एकदम फ्री है 10 AM to 10 PM। इसमें हम लोग फिल्म्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं और स्टार्स जो बॉम्बे से आ रहे हैं, फिल्म डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स, वो जो यहाँ के जो लोकल हमारा टैलेंट है उनसे 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, पैनल डिस्कशन करेंगे और उनकी जितने भी उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ वहीं पे सॉल्यूशंस निकालेंगे, उनको प्रॉब्लम बताएंगे
और जहाँ तक सवाल है उत्तराखंड सरकार का टुवर्ड्स द फिल्म फेस्टिवल, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी पॉलिसीज बना ली हैं कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आज की डेट में 50 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग ऑलरेडी उत्तराखंड में हो रही हैं या हो चुकी हैं। और आज की डेट में भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ पर आके शूटिंग कर रहे हैं 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए। तो इसका इफेक्ट मुंबई फिल्म इंडस्ट्री पे और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पे जरूर आ रहा है। सालों से चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने ये जो पहल करी है ये बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि आज पॉलिसीज़ के आधार पे उत्तराखंड में दार्शनिक रूप में वो सब कुछ मौजूद है जो विदेशों में मौजूद है। इसीलिए उत्तराखंड सरकार की तारीफ कम होगी, कम करी जाए जितनी भी कम है, कि आज इन पॉलिसीज़ के तहत हमारे मेक इन इंडिया के पहल को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ की पहाड़ियों में, यहाँ की नदियों में, यहाँ के सीनिक व्यूज़ में वो सारी चीज़ें हैं, केवल सुविधाएं नहीं थी जो उत्तराखंड सरकार अब प्रस्तुत करा रही है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। इस बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड से, इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तराखंड के देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूसीसी विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया है। सरकार ने तीसरी बार बढ़ाया समिति का कार्यकाल। लगातार समिति का कार्यकाल बढ़ता रहा, यह तीसरी बार है। सरकार ने 4 माह के लिए विस्तार के आदेश दिए हैं। तो सरकार ने 4 माह के लिए एक बार फिर से विस्तार के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी पर बड़ा बयान सामने आया है। इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। 4 महीने का और समय दिया गया है। ड्राफ्ट मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो सीएम धामी का यह बयान सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। यूसीसी विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है। तीसरी बार यह कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो सरकार ने तीसरी बार फिर से यह कार्यकाल इसका बढ़ाया है समिति का। सरकार ने 4 माह के लिए सेवा, आपको बता दें 4 माह के विस्तार के आदेश दिए हैं। सरकार ने 4 माह के लिए विस्तार, तीसरी बार ये विस्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान बड़ा बयान भी सामने आया है। इस बार समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। तो इन 4 महीनों का समय मिला, इन 4 महीनों के बाद ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा। ड्राफ्ट मिलते ही इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अगर बात की जाए तो तीसरी बार इस समिति का कार्य बढ़ा है, 4 महीने का फिर से समय दिया गया है। यूसीसी का ड्राफ्ट पहले बताया जा रहा था तैयार है, अब फिर से समय दिया गया है। क्या अहम अपडेट है? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये पहले जानकारी दी गई थी कि यूसीसी का ड्राफ्ट जो है वो तैयार है, लेकिन लिखित रूप में सरकार को नहीं मिला है। और एक बार फिर सरकार की तरफ से जो यूसीसी के लिए जो समिति गठित थी, जिसका कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा था, तो इसको देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर से समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही यूसीसी के लिए गठित जो कमेटी है वो सरकार को लिखित रूप में ड्राफ्ट दे देगी। तो इस संबंध में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय लेते हुए समिति का कार्यकाल 4 महीने के लिए और बढ़ाया है। और मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार समिति जो है वो सरकार को लिखित में ड्राफ्ट दे देगी। और जैसे ही सरकार को ये ड्राफ्ट लिखित में मिलेगा तो सरकार इसको लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। और मुख्यमंत्री खुद भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी राज्य में लागू हो, लेकिन जो लिखित ड्राफ्ट है वो अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ अंकित, अगर बात की जाए हर बार सरकार की तरफ से यही बातें कही गई हैं कि इस बार जो समय बढ़ाया गया, इस बार जब गवर्नमेंट को यूसीसी का ड्राफ्ट मिलेगा तो उसके बाद गवर्नमेंट इसको लागू करने की बात करेगी। क्या कुछ खामियां रह गई हैं जो लगातार समय बढ़ाया जा रहा है? कुछ नई चीजें गवर्नमेंट इसमें ऐड करने की तैयारी कर रही ताकि आगे इसमें किसी तरीके का कोई रोक टोक या किसी तरह की कोई बाधा ना हो? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। लगातार पहले मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये कहा गया था कि 30 जून के करीबन में इसको लागू कर दिया जाएगा। समिति बहुत जल्द ही अपना जो लिखित ड्राफ्ट है वो सरकार को दे देगी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जल्द ही सरकार को ये ड्राफ्ट मिल जाएगा और जैसे ही मिलेगा तो सरकार इसको लागू करेगी। फिर विधानसभा का
सत्र भी शुरू हुआ, ऐसी उम्मीद थी कि सत्र में ये प्रस्ताव आएगा। तो ये सारी बातें जो है वो निकल करके सामने आई है। और आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री जब लगातार इस बात को कह रहे थे तो आखिर ये देरी क्यों हो रही है, ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी भी ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं कुछ कमी है और लगातार विपक्ष की तरफ से भी ये इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि ये जो यूसीसी का मैटर है वो चुनाव तक खिंचता रहे। और शायद यही वजह है कि लगातार समिति की तरफ से पूरा कार्य करने की बात कही गई थी और उसके बाद अभी तक भी सरकार इस समिति का कार्यकाल ही बढ़ाती हुई जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको चुनावी स्टंट के रूप में भी देखा जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से दावे कर रहे हैं कि जैसे ही समिति रिटर्न में ये ड्राफ्ट सरकार को भेजेगी तो सरकार इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पिछले 3 बार से लगातार समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। अंकित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लगातार 3 बार समय बढ़ाया गया, अब 4 महीने का अतिरिक्त समय फिर दिया गया है। और सीएम धामी का कहना है कि इस बार जब ड्राफ्ट बनकर आएगा तो सीधे सरकार के पास आएगा और सरकार उसको लागू करने की बात करेगी। और हमारे संवाददाता अंकित काला ने एक महत्वपूर्ण बात की है कि उन्होंने कहा है कि सरकार इसको चुनाव तक डालना चाहती है। तो निश्चित रूप से ये भी एंगल हो सकता है कि सरकार इस मसले को चुनाव तक ले जाना चाहती हो। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर विकासनगर से है, जहां मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत दूसरे चरण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से जगह जगह से मिट्टी और चावल एकत्र किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद विकासनगर द्वारा प्रत्येक वार्ड से मिट्टी और चावल एकत्र किए जा रहे हैं, जिसके चलते वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 4 में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मौजूद लोगों को नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुआठा ने शपथ ग्रहण करवाई। मेरा देश अमृतकाल चल रहा है, जो कि हमने 15 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। ये इस समय मेरा माटी मेरा देश है, जो कि घर घर जाके ऐसा कार्यक्रम हमारा बहुत पहले शुरू हो गया भाई, 15 अगस्त से शुरू कर दिया गया था। लेकिन इस समय 15 सितंबर से घर घर प्रत्येक वार्ड में, हमारे 11 वार्ड हैं, एक वार्ड से शुरू हो गया। अभी हमारा ये 11 वार्ड 10वां वार्ड है और कम से कम हमारे कितने वार्ड हो गए? 11 वार्डों में चल रहा है। 4 वार्ड हो गए हैं। जितने हमारे पूरे वार्ड में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए